लास्ट क्लास में केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अभी दोबारा दे देता हूँ। एनपीओ चैप्टर है तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये जो पैसा तो ये भी लगाते हैं, काम ये भी करते हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। तो फिर ये किसके लिए काम करते हैं? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए। और इस सोशल वेलफेयर को करने में इन्हें कभी या तो सरप्लस हो जाता है या फिर डेफिसिट हो जाता है। आम भाषा में एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, तो या तो उसे प्रॉफिट होता है या फिर उसे लॉस हो जाता है। इसी तरह जो एनपीओ चला रहा है, सोशल वेलफेयर कर रहा है, सोशल वेलफेयर करने में उसे सरप्लस हो जाता है, तो यही प्रॉफिट के जगह पे सरप्लस आ गया, और डेफिसिट हो जाता है तो वो लॉस की जगह डेफिसिट आ जाता है। समझ में आया? अब एनपीओ कैसे किया जाए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सोशल वेलफेयर करे, ये हमारा काम नहीं है जानना, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन जाने। हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये पता लगाना कि इनकी जो अकाउंटिंग है वो कैसे की जाती है। ऑब्वियसली बिना अकाउंटिंग के तो घपलेबाजी हो जाएगी ना। पहले सरकार ने इनको विदाउट अकाउंटिंग परमिशन दे रखी थी एकदम इनिशियल बेस पर, लेकिन वही है कि घपलेबाजी होने लग गई। जहाँ नियम ना हो वहाँ तो, जहाँ नियम है घपला वहाँ हो जाता है, तो जहाँ नियम ना हो वहाँ घपला नहीं होगा? होगा। इसलिए इनके लिए भी अकाउंटिंग को स्टार्ट कर दिया गया कि हाँ भाई तुम भी अकाउंटिंग करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे। तो इनका अकाउंट नॉर्मल बिजनेस के अकाउंट्स से थोड़ा सा ही अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो एनपीओ में हमें अलग से देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी कंटेंट्स हैं जिनको तुम फाइनल अकाउंट में पीछे पढ़ के आ रहे हो। तो जिन कंटेंट्स को पीछे फाइनल अकाउंट में एज इट इज पढ़ा है, उन्हें यहाँ ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत तो है नहीं, और यहाँ वैल्यू केवल उसको देने हैं, वेटेज उसकी है जो तुम नया पढ़ने जा रहे हो। नया क्या क्या पढ़ोगे देखते हैं लिस्ट में। तुम पढ़ोगे डोनेशन के बारे में, अब तक नहीं पढ़ा ना। तुम पढ़ोगे एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, एक ही बात है भाई। कोई भी, जैसे मैं हूँ, मैं किसी और एनजीओ के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, तो वो मुझसे कहेगा मेंबरशिप फ़ीस दो, या एंट्रेंस फ़ीस दो, या एडमिशन फ़ीस दो। समझे? या कोई एक एनजीओ कोई क्लब चला रहा है, ठीक है, क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, तो एक होते हैं उसके मेंबर और एक होते हैं उसके स्टूडेंट, है ना। तो एज स्टूडेंट में जाना चाहता हूँ उसमें, तो वो मुझसे एंट्रेंस फीस लेंगे या एडमिशन फ़ीस ले लेंगे, लेकिन मेंबरशिप फ़ीस नहीं मांगेंगे ना। मेंबरशिप फ़ीस तो तब आएगी जब मैं उसका मेंबर बनना चाहूँगा, उस क्लब का, उस एकेडमी का मेंबर बनना चाहूँगा, तब मुझे मेंबरशिप फ़ीस देनी होगी। फ़र्क समझ में आ रहा है? तो ये एंट्रेंस एंड एडमिशन फ़ीस देनी है। सब्सक्रिप्शन, ये है मेंबरशिप फ़ीस। पर्टिकुलरली एक नाम दिया गया है सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत? लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आर सम सोर्स ऑफ इनकम, ये सारे वो सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से एनपीओ जो है कमाता है। ऑब्वियसली इसके पास पैसा आएगा तभी तो ये खर्च करेगा, है ना। तो जो आएगा वो इनकम कहलाएगी, जो जाएगा वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा।
इनकम बहुत तरह की हैं, लेकिन ये जो खास हैं ये वो इनकम है जिनको तुम पहले नहीं पढ़ के आए। और भी इनकम हैं, लेकिन वो सारी लगभग इनकम तुम पहले से पढ़े हुए हो। ऐसे ही कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ जो एकदम नए नए में देखने को मिलेंगे तुम्हें, बाकी सारे तो पुराने ही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करें कि हमें इसमें आगे क्या करना है, तो जो भी नए वाले कंटेंट्स हैं या जो नए पुराने वाले कंटेंट्स हैं, इन सब को एक साथ करके हमें ये 3 चीज़ें बनानी है। नंबर 1 इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया था मैंने। तो क्या होता है, ये सिंपली एक कैश बुक होती है। जैसे तुम सोल प्रोप्राइटर का कैश अकाउंट बनाते हो ना, ऐसे ही एनपीओ का जो कैश अकाउंट है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से आता है। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे तुम सोल प्रोप्राइटर का P&L अकाउंट बनाते हो, उसी तरह से एनपीओ का जो P&L अकाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आता है। कोई शक? और तीसरा तो बैलेंस शीट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस शीट वहाँ भी वही बनाते थे, यहाँ भी वही बनाएंगे। लिखना चाहो तो लिख लो। हॉरिजॉन्टल वाली तो तुम्हें कंपनी में बनानी होती है बस, बाकी इसकी कंपनी के अलावा बाकी हर केस में तुम्हें वर्टिकल ही बनानी है। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट ये तुम्हारा सिंपली क्या है, तो ये कैश अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या है, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है ही, ठीक है। बढ़ें आगे। कॉपी करना चाहो तो इसे कॉपी कर लो, लिखा हुआ है। फिर ठीक है, ऐसे गुस्सा मत हो भाई, डर जाना होता है। अब देखो, एक बहुत सिंपल सी बात पूछी है कि नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो पहली बात ये कि ये है क्या, तो ये है कैश अकाउंट। अच्छा, और कैश क्या है? कैश क्या है? एसेट्स है, एसेट्स नहीं है, तो कैश क्या हो गया? एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, किस नेचर में होता है ये? रियल। तो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट किस नेचर में मिली हमें? रियल नेचर में मिली है। कोई दिक्कत तो नहीं? और इसमें अगर कुछ बचा हुआ हो तो देख लेना, है ना। वैसे भी रीडिंग तो करते ही हो। कैश अकाउंट कैसे बनता है, तो जैसे जिस तरह से तुम कैश अकाउंट बनाते आ रहे हो, कैश अकाउंट कैसे बना रहे थे, कैश बुक में बताया था ना। यहाँ ऑल रिसीट्स और यहाँ पर ऑल पेमेंट्स। सारे रिसिप्ट्स डेबिट में और सारे पेमेंट्स क्रेडिट में। यहाँ पर सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी हम पे कर रहे हैं वो इसी साल के लिए पे कर रहे हैं या पिछले साल का पे किया है इस साल, या अगले साल का एडवांस में पे कर रहे हैं। समझे? तो यहाँ इन सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखना है। देखो, पिछले साल का इस साल पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक आउटस्टैंडिंग था जो हम इस साल पे कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? अगले साल का इस साल पे कर रहे हैं मीन्स हम एक एडवांस पेमेंट कर रहे हैं।
हाँ, अगले साल, पिछले साल का पेमेंट इस साल हमें मिल रहा है, अक्रूड, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले साल के जो रिसीविंग है वो पहले ही मिल गई, प्रीपेड, एडवांस, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये 4 चीज़ें हो गई। अरे पेमेंट में पिछले साल और अगले साल, रिसीट्स में भी पिछला साल अगला साल, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी ऐसे ही बनता है जैसे कैश अकाउंट बनता है, और इन्हीं सारी बातों का ध्यान रख के बनता है जो मैं अभी बता रहा था। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अभी पहले यहाँ सारा मिटा दूँ। अब थोड़ा आराम से समझना इस चीज़ को। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसे भी बनाया जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही बनाया जाएगा जैसे कैश बुक बनता है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात है कि वो डेट वगैरह का कॉलम वो नहीं आता यहाँ। यहाँ लिखेंगे रिसीप्ट्स, अमाउंट, और यहाँ लिख देंगे पेमेंट्स, और यहाँ पर अमाउंट, रिसीट्स अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ज़्यादातर तो ओपनिंग तुम्हें डेबिट में ही मिलेगा, बहुत रेयर होगा कि क्रेडिट में मिल जाए। हाँ, वो एक तरह का लॉस ही मान लो। बीच में आ रहा था ना वो। देखो, द रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है हमें। कुछ रिसीट्स और पेमेंट बता रखी हैं, पहचान तो लोगे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अच्छा, कुछ आना है और आया नहीं है, उसे लिखेंगे यहाँ? नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है ये कैश बेसिस पर बनता है। इसका क्या है? कैश बेसिस। ट्रांजैक्शन कब की है हमें मतलब नहीं है, कब मिलना चाहिए हमें उससे मतलब नहीं है। इस साल मिल रहा है ना, लिख देंगे। कैश बेसिस का मतलब है कैश लेना है। समझ में आई मेरी बात? वो ट्रांजैक्शन कब का है हमें मतलब नहीं है, कब मिलना चाहिए या कब पे करना चाहिए हमें मतलब नहीं है। बस मिल गया या पे कर दिया मतलब है। देखो, 31 मार्च 2022 को बना रहे ना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। एंट्रेंस फीस 300 रुपये। मिला होगा या पे किया होगा? तुम एनपीओ के अकॉर्डिंग बताना तुम्हें। मिला होगा सर, मिला है सर। स्वराज क्लब के लिए बना रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे ना। तो मिला होगा तो यहाँ लिखेंगे 2
300 रुपये। मेंबरशिप फीस मिली है सर। मिला होगा। मिली है। मेंबरशिप फीस 3000 रुपये। इसके बाद डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन 10,000 रुपये। ये मिला होगा या दिया होगा? डोनेशन दिया होगा। किसको? डोनेशन मिलता है भाई। डोनेशन फिर क्या लिखा है वहाँ पे? हम देख ले सकते हैं। क्लब पवेलियन के लिए डोनेशन। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन। क्लब के लिए एक पवेलियन बनाने के लिए डोनेशन है। मिला होगा ना? यस सर। तो मिले हुए के लिए इधर आ जाएगा सिर्फ डोनेशन लिखा होगा। टू डोनेशन फॉर। देखो यहाँ लिखने का तरीका भी है यहाँ पर, क्योंकि लिखने वाला जो है ना ये प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम की वजह से एनपीओ जो है मार खा जाते हैं बच्चे। 11 का है ना सर? स्पेशली लिखा हुआ है ना क्लब पवेलियन के लिए, तो पूरा लिखोगे डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन। अगर नहीं लिखा होता क्लब पवेलियन, सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो केवल डोनेशन, दोनों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग चलेगी। केवल डोनेशन होगा उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होती है, और डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे बताऊंगा। डोनेशन लिखा होता तो उसके बोल तो रहा हूँ, यहाँ तो डोनेशन लिखेंगे लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट आगे चलकर अलग हो जाएगी। आगे और भी चीज़ें काम करनी है ना। कोई दिक्कत? आगे फूड स्टफ सेल्स 1200 रुपये। फूड स्टफ सेल्स क्या होगा? ये रहा फूड स्टफ सेल्स 1200 रुपये। अरे सेल है भाई, वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सेल। अच्छा नीचे भी लिखा है देखो, परचेज ऑफ फूड स्टफ। मैंने वो वाला समझ लिया। सेल किया तो पैसा आएगा, यस सर। तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स ऑफ फूड स्टफ 1200 रुपये। सैलरी एंड वेजेस दिए होंगे। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस आया होगा, दिया होगा। गया होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी एंड वेजेस 1200 रुपये। और ये आया परचेज फिर ऑफ फूड स्टफ। परचेज, ये पेमेंट करी होगी ना, यस सर। तो बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000 रुपये। जो डोनेशन मिला था हमें वो हमने लगा दिया कंस्ट्रक्शन में, तो पैसा आया कि गया? गया सर। गया, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन। तो इसमें लिखेंगे क्लब पवेलियन, ठीक है, और ब्रैकेट डाल के लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ₹11,000। अब कहोगे कि डोनेशन तो 10,000 आया था, 11,000 कैसे खर्च कर दिए? रखा होगा ना पहले से बैंक में। अपना भी तो है, मेंबरशिप फीस वगैरह किस लिए मिल रही है? हाँ। आगे जनरल एक्सपेंस क्या करा होगा इसका? दिया होगा। यहाँ लिख देंगे जनरल एक्सपेंस 600 रुपये। इसके बाद रेंट एंड टैक्स मेरे ख्याल से दिया ही होगा। टैक्स कभी मिलता नहीं है हमारे। बाय रेंट एंड टैक्सेस 400। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस 160 हो गया। सर अब आगे भी है कुछ, अभी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, मैं मिस कर गया। देखो यही है कैश इन हैंड अप्रैल 1 2000 सॉरी जो भी है तो है 200 और मार्च 31 350।
देखो 1 अप्रैल तो ये ओपनिंग हो गया 200, वो हो गया क्लोजिंग। और मार्च 31 ये हो गया क्लोजिंग। फिर कैश एट बैंक 1 अप्रैल तो ये ओपनिंग हो गया और ये वाला क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। अब बात ऐसी है कि क्लोजिंग ओपनिंग दोनों ही दिखाना पड़ता है ना, तो मैंने यहाँ जगह ही नहीं छोड़ी है। देखें ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया। अभी बड़ा कर लो तो जूम कर लिया सर आपने, तो कोई और तो बड़ा कर लो, कोई टेंशन नहीं, तो जूम हो गया। देखो क्या करना है, टू जो कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, इन दोनों का बैलेंस लिखा जाएगा। तो टू बैलेंस BD कैश और बैंक दोनों का अमाउंट यहाँ पर आएगा। ओपनिंग वाला 200 और 400, 200 400, ठीक है। या जैसे सोच रहे हो वैसे भी कर सकते हो, 200 और 400 यहाँ लिख कर है, ऐसे ना लिख के सीधे सीधे 600 भी लिख सकते हो, वो इच्छा तुम्हारी है। अब ये तो ओपनिंग का था, क्लोजिंग के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD, यहाँ पर कैश और यहाँ पर बैंक। तो कितना कितना दिया हुआ है, इसमें कहाँ चला गया, 350 और 590। ठीक है, आगे बढ़ें। टोटल करके कितना आ जाएगा ये, 5 3 8 9 5 14 940 होगा ना। 9 5 14 5 3 8 1 9, सही तो है। क्या कैलकुलेट करते हो तुम लोग, हाथ में कैलकुलेटर है फिर भी। अब फ़िलहाल तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, हैं? क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते और इतना ही आता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। टोटल करके इतना ही आएगा। 15,100। अब इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ऑब्वियसली कुछ कमियां होंगी, इसीलिए जो दूसरा वाला अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बनाया जाता है। तो क्या कमियां हैं, तो पहली तो कमी यही है कि ये कैश बेसिस पे चल रहा है, राइट। ये हमें सब बता रहा है कि पिछले साल का क्या पेमेंट इस साल मिल रहा है, इस साल का क्या पेमेंट है जो इस साल ही मिल रहा है, अगले साल का क्या पेमेंट है जो इस साल मिल रहा है, पिछले साल का क्या पेमेंट है जो हमने इस बार किया है ना। कहने का मतलब इस साल हमने जहाँ से भी पैसा लिए, जहाँ से भी पेमेंट करा, सब बता दिया इसने तुम्हें। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कोई भी एक्सपेंडिचर इस साल का बनता कितना है, या कोई भी पेमेंट रिसीविंग इस साल की बनती कितनी है। जैसे इसने दिखाया ना, एक इसी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। यह आया था मेंबरशिप फ़ीस 3,000 रुपये। यह हमें बता रहा है कि मेंबरशिप फ़ीस 3,000 रुपये मिली है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इस साल मेंबरशिप फ़ीस मिलनी कितनी चाहिए थी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमें मिला है से मतलब है, मिलना चाहिए से मतलब है। मिला है। एग्जाम्पल, तुम किसी के पास कोई क्लाइंट है तुम्हारा, हैं, उसका तुमने कोई भी ऑडिट सारा काम कर दिया,
अब तुम्हारी फीस बनी 10 लाख रुपए, समझे मेरी बात? उसने तुम्हें 7 लाख रुपए दे दिया, तब तुम्हें मिला है से मतलब है या मिलना चाहिए से मतलब है? कितने से मतलब है? चाहिए से ना। हमें मिला कितना है चलो वो तो पता चल गया, हमें मिलना कितना चाहिए था ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कैश बेसिस है, जो मिला है उसी को रिकॉर्ड करता है। जो मिला यानी 7 लाख मिला वही रिकॉर्ड हो सकता है। उस 7 लाख में उस क्लाइंट के कुछ पिछली पेमेंट्स भी हों, पिछली बार भी काम करवाया था उसने, 2-3 लाख रुपया पिछली बार का बचा हुआ है? इस बार भी काम करवाया, इस बार तो 10 लाख का काम करवाया, अब पिछला अगला सारा मिला के उसने 7 लाख रुपए दे दिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो 7 लाख केवल रिसीविंग का पता चल गया, अक्रू कितना है ये नहीं पता है ना। अक्रूवल बेस पर नहीं है ये, अक्रूवल बेसिस इसका है ही नहीं। ये जो है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। यह हमें बता देता है कि हमने कितने के एसेट्स खरीदे, कितने की लायबिलिटियाँ खरीदी, मतलब कितनी लायबिलिटियाँ चुकाई, लेकिन हमें ये नहीं बता पाता कि जो एक्चुअल में वो एसेट्स था कितना, वैल्यू कितनी थी और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी थी, समझे? तो काफ़ी वैल्यूज़ मतलब जो फिगर्स हैं उनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाता ये। इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मान पाते हैं। तो अगला वाला अकाउंट आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये कैपिटल बेस पर काम कर रहा है ये, समझे? कैपिटल और रेवेन्यू, हाँ इतना आया इतना गया। एग्जैक्ट जो एग्जैक्टली कितना रेवेन्यू है कितना एक्सपेंडिचर है हमें उसने नहीं बताया, हमें बताएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 of Company Act 2013 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per the schedule 3 of Company Act 2013। ठीक है, तो ये पूरी लाइन तुम लिख लो, हेडिंग डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग डाल के और साइड में लिख देना नीचे डाल के अक्रूवल बेसिस। ये अक्रूवल बेसिस या अक्रूवल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, इसका अपना पूरी तरह से नेचर रेवेन्यू नेचर है। एक तो अक्रूवल बेसिस पर है, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा कि रेवेन्यू नेचर है ये। इतना कर लेने के बाद ये वाली लाइन लिख लेना पूरी। रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू का मतलब कि कितना आना चाहिए कितना जाना चाहिए, बस इससे मतलब है। क्या आया क्या गया इससे मतलब नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाना है, समझे? अकाउंट बनाना है
तो काम वही है जैसे पीएल अकाउंट करते हैं, जिस तरह से पीएल अकाउंट किया जाता है वैसे ये भी बनेगा। और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें एडजस्टमेंट्स बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ रही थी। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर रुपीज़, यहाँ लिखेंगे इनकम रुपीज़, ये सीआर होता है, ये वाला साइड होता है, ये डीआर होता है। असल में तुम एक बात ध्यान रखना, इसमें सीआर डीआर नहीं एप्लीकेबल होते, इसमें तो नाम से पहचाना जाता है, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड, ठीक है। वो तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पुराना कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर लिखोगे वो तुम्हारा इस साल कितना करना है एक्सपेंडिचर, केवल उससे मतलब है। इस साल कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना हुआ मतलब नहीं है, कितना हमने एक्सपेंस पे कर दिया इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इस साल का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। जैसे मान लो सैलरी, हमने सैलरी कितना पे किया डजंट मैटर, कितना इस साल के, सिर्फ इस साल की सैलरी कितनी पे करनी है, सिर्फ इससे मतलब है। पिछले वाले बकाया से भी मतलब नहीं है हमें। हो सकता है पिछले महीने हमने सैलरी ना पे करी हो, कुछ पे कर दिया, कुछ बकाया रह गई है, 10,000 बकाया थी। इस बार का इस महीने के टोटल सैलरी आ रही है 2 लाख रुपए, तो हमें सैलरी कितनी पे करनी है, सैलरी पे करनी है 2,10,000, लेकिन इस महीने की सैलरी कितनी पे करनी है, वो है 2 लाख रुपए। तो हमें क्या दिखाना है, 2,10,000 दिखाना है कि 2 लाख दिखाना है? हमें 2 लाख ही दिखाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने करंट ईयर से मतलब है, ना तो प्रीवियस ईयर से मतलब होगा और ना ही हाँ सक्सीडिंग ईयर से, किसी से मतलब नहीं है हमें। डन। सारे खर्चे लिख लेने और ड्यू बेसिस पर लिखना है। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं, ले लो, ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन ड्यू बेसिस है इन करेंट ईयर ओनली। ऐसे ही जब हम आएंगे इनकम साइड में तो यहाँ सारी इनकम लिखेंगे, ऑल इनकम ऑन ड्यू बेसिस इन करंट ईयर ओनली। दोनों का डिफरेंस आ जाता है, जैसे पीएल में आया था, है ना, जिस तरह से पीएल में आते थे डिफरेंस, ऐसे यहाँ भी आएगा। अगर डेबिट में कम आ रहा है डिफरेंस तो वहाँ लिखते थे नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टू सरप्लस और ब्रैकेट डाल के लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर क्रेडिट में कम आया तो लिखेंगे बाय डेफिसिट, ब्रैकेट डाल के लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और फाइनली दोनों साइड टोटल बराबर आ जाएगा।
ड्यू बेसिस इन करंट ईयर ओनली। इसका मतलब है कि सिर्फ इस साल कितनी पेमेंट बनी है, बस वो उससे मतलब है। हाँ, कितनी ड्यू हुई है पिछले साल, अगले साल से। तो आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट अब देखने हैं, जिसमें सबसे पहले एक टॉपिक आएगा सब्सक्रिप्शन। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे करवाना चाहिए, फॉर्मेट मैंने बता दिया। अब उस पर क्वेश्चन करवाना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कि तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उनके बारे में ना पता हो। उसमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो तुम्हारा एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का सेंस हुआ मेंबर बनना है तो इनका प्लान सब्सक्राइब करो। जैसे प्राइम का होता है ना, अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, नेटफ्लिक्स, इनका मेंबर बनना। सब्सक्रिप्शन खरीदने का मतलब है इनके चैनल को तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें एक एक्सेस मिल गया है ना, वो मेंबर बना दिया तुम्हें उसमें। वही चीज़ यहाँ है, NPO को एक्सेस करना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, या उसको यूँ कह लो कि थोड़ा उसमें ओनरशिप चाहते हो, तो तुम्हें मेंबर बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ेगी। अब सब्सक्रिप्शन फ़ीस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कभी तो कोई है जो एडवांस में दे देता है अगले साल का भी, समझे, और कभी कोई होता है जो उसने पिछले साल भी नहीं दिया था लेकिन वो मेंबर के रूप में रहा, अब इस साल वो पे कर रहा है, पिछले साल का भी और इस साल का भी। या ऐसा भी हो सकता है कि इस साल पे तो कर रहा है लेकिन वो पिछले साल का ही पे कर रहा है, इस साल वाला वो अगले साल पे करेगा। तो बहुत सारे इस तरह से झमेले बन जाएंगे। हमें बस यहाँ पता लगाना है कि इस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है, आया कितना NPO के पास, डजंट मैटर, बनता कितना है NPO का, दिस इज द मैटर। अगर 50,000 बनना होगा, 40,000 आया तो हम 50,000 शो करेंगे। बनना चाहिए 50,000, आया कितना डजंट मैटर। समझ में आ गया मेरी बात? तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन को कैसे सॉल्व करना है वो बताने जा रहा हूँ। तो सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करना है यानी सब्सक्रिप्शन ड्यू निकालना है, सब्सक्रिप्शन ड्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके दो तरीके हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो ना, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो स्टेटमेंट मेथड है, और दूसरा अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंट मेथड। पहले सब्सक्रिप्शन मेथड समझा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन मेथड में आएंगे तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से जगह नहीं बन पाएगी तो क्या करा जाए, थोड़ा जगह बना लिया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिल गया ये तो हमें पता है। जैसा अभी ये बोला कि 40,000 मिल गया था हमें, समझे ना मेरी बात, तो वो यहाँ 40,000 लिख देंगे। कोई मेरे को बताएगा कि ये अमाउंट मुझे कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ मिलेगा ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ मिलेगा। मिल गया,
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो पहुंचा होगा। जब मिल गया है तो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में तो गया होगा, रिसीट साइड में। कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ ऐड करेंगे और जो है कि कुछ माइनस कर देंगे। क्या क्या ऐड करेंगे देखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये दोनों तो ऐड कर दो और माइनस में क्या कर दें? माइनस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये दोनों माइनस कर लो। जाने पहचाने नाम लग रहे हैं? इतना सब गणित कर लोगे तो जो अमाउंट आएगा ये है सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। हो गया? ये जो ड्यू वाला है ये शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम मुझे बताओगे कि किस साइड लिखेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे या एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे? एक्सपेंडिचर ऐसा यहाँ आएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड आएगा सर। एक्सपेंडिचर मिलेगा ये? इनकम हुई भैया, ये देना पड़ेगा। कमाल है। तुम नेटफ्लिक्स वाले का चैनल खरीद रहे हो तो नेटफ्लिक्स वाले को मिल रहा है या वो पे कर रहा है? मिल रहा है या मिलेगा? तो नेटफ्लिक्स के हिसाब से देखना है, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तो ये क्या हो गया? इनकम हो गया, इनकम साइड में लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अब रहा बात की याद कैसे रखें, और अभी के लिए नहीं, आगे के कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, सब में याद रखना एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाएगा है और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस किया जाएगा। एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस करने का सेंस क्या हुआ कि यही साल ख़त्म हो रहा है और साल के एंड में उतना बकाया है, इसका मतलब मिलना तो वो इसी साल था, है तो इसी साल का, और जो खर्चा इस साल का है या यूँ जो इनकम इस साल की है वो हम जोड़ेंगे।
और जो इस साल का नहीं है वो हम घटा देंगे। मेरी बात पकड़ में आ रही है? मैं फिर ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ, याद रखना। जो इस साल का है वो चाहे किसी भी साल में बैठा हो, चाहे पिछले साल में हो चाहे अगले साल में हो, जो इस साल का है उसे पकड़ के लाओ, जोड़ो। क्लियर? और जो इस साल का नहीं है, भले इसी साल में बैठा है, उसे उसके साल में फेंक दो, माइनस कर दो। कोई दिक्कत? ऐसे समझो, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर है, ये पड़ोसी का घर है, ये बगल वाले पड़ोसी का घर है। इस पे जो कपड़े सूख रहे हैं वो किसके हैं? तुम्हारे हैं। अगर आंधी तूफान आया है, कुछ मिसमैच हो गया कि इसके कपड़े इधर आ गए हैं, इसके भी कपड़े इधर आ गए हैं, और इसके कपड़े इधर चले गए, तब क्या करोगे? जो है वही उठा के लेके चल दोगे? जो यहाँ से आए हैं उनको माइनस कर दो, जो यहाँ से आए हैं माइनस कर दो। मैं कहता हूँ ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और ये सक्सीडिंग ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर है। समझे? और जो यहाँ से इधर गया है उसे प्लस कर दो, यानी कुछ करंट ईयर की पेमेंट पिछले साल कर दी गई होगी ना, उसे प्लस कर दो। और जो यहाँ से अगले साल चला गया था उसे भी प्लस कर दो। आ गया समझ? तभी ना अपने कपड़े सेट कर पाओगे, वरना तो दूसरों के कपड़े आप खुद लेकर जा रहे हो, तुम्हारे कपड़े दूसरे लेकर जा रहे हो, तुम्हारे पैर में उसका मोजा, उसके पैर में तुम्हारा मोजा। ठीक है? क्लियर हो गया क्या? अब आ जाते हैं अकाउंट मेथड पर। अगर ये लॉजिक जो अभी मैंने तुम्हें बताया, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बसा रह गया, तो ध्यान रखना कि मतलब इस चीज़ को तुम श्योर मान लो कि एनपीओ तुम्हारे लिए दूर नहीं है। अब सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है सबके लिए। ये सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, सब्सक्रिप्शन तो इनकम है ना, तो इनकम के लिए तो ये क्या एक्सपेंडिचर के लिए नियम बदल जाएंगे क्या? नहीं, एक्सपेंडिचर्स के लिए भी सेम नियम है। एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, बिगिनिंग का एडवांस प्लस करेंगे, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, एंड का एडवांस माइनस करेंगे। सबके लिए ये ठीक है। क्वेश्चंस जब करने लगोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें इसका लॉजिक भी समझ में आने लगेगा। मैं अभी लॉजिक बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि लेक्चर लंबा खिंच जाएगा ये, और जब धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगोगे तो मैं ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, तब मुझे समझाने में और मज़ा आएगा। बिना लॉजिक यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखो अकाउंट फॉर्मेट में आ जाएं अगर, तो इस केस में क्या है, अकाउंट बनवा देते हैं, एनपीओ का अकाउंट बना देंगे, अरे भाई सीधी लाइन ही नहीं खींचती है इस पर। तो देखो अकाउंट बना देंगे, इधर डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट नाम से आएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इधर लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज़, यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ रुपीज़। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, फिर यहाँ लिखेंगे बाय
बैलेंस BD और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि ये दो बार बैलेंस BD CD लिखने का क्या मतलब हुआ, तो मज़ा आ जाएगा। एक अकाउंट में एक ही बार तो बैलेंस CD और BD लिखते हैं, एक बार CD एक बार BD। जैसा अभी पीछे रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बनाया था तो उसमें डेबिट में BD और पीछे CD लिखा था, क्रेडिट में ओपनिंग का प्रॉफिट है, ये ओपनिंग का लॉस है। प्रॉफिट लॉस कहाँ से आ गया? प्रॉफिट लॉस नहीं है ये, मैं बता दे रहा हूँ, घबराओ मत। ये BD मतलब ओपनिंग और CD मतलब क्लोजिंग, ये इतना तो पता है, ये तो बच्चों वाली बात है। बैलेंस BD टू बैलेंस BD ये लिखा होता है आउटस्टैंडिंग के लिए, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखना है वैल्यू और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखना है, आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही बैलेंस CD ये जो क्रेडिट में लिखा है BD और बाय बैलेंस BD ये एडवांस के लिए होता है, और टू बैलेंस CD ये भी एडवांस के लिए होता है। कर लिए ओपनिंग क्लोजिंग? अगला काम अगर इस साल कुछ भी रिसीव हो रहा है तो वो यहाँ लिखेंगे ऑल रिसीट नहीं, बाय कैश या बैंक अकाउंट, समझे? और ये वाला अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से। याद आया? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा। फाइनली इसके अमाउंट आएंगे 1 2 3 4 5, जोड़ घटा करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा आएगा और इधर कम आ जाएगा, तो इधर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, खास तौर पे यही तुम्हारे लिए बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है, बाकी सब में हो जाएगा। और यही अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाके लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट हो गया। सब्सक्रिप्शन के बेस पर क्वेश्चन है, और मैं तो केवल सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कहूँगा, सबके लिए यही है, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो, सबके लिए सेम बातें हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया।